गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 जिसका कि हमने आधा भाग इसके फर्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और हम अब हमारे चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ किस प्रकार क्रिया होती है वो देखा था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ किस प्रकार क्रिया होती है और क्या क्या बनता है। ठीक है, अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। ओके, तो जो अम्ल रहता है इसे हम लिख लेते हैं पहले हिंदी के फॉर्म में, अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू क्या बनेगा। जब अम्ल जो है वो धातु बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा तो बनेगा हमारा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम इसे एक रिएक्शन के द्वारा जानते हैं। तो अम्ल में हमने ले लिया है हमारा HCl प्लस धातु कार्बोनेट में हमारा आ जाएगा Na2HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बनेगा लवण अर्थात NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। तो ये हमने देखा कि अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। अब इसमें आपको एक बात याद रखना है, ये तो हमने सारी अम्ल की देखी। अब इसमें जो क्षार है, ठीक है, क्षार धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती है। ओके, तो जिस प्रकार अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा था, उसी प्रकार जो क्षार है वो किसी भी धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। और ठीक है, अब इसमें जो ये CO2 गैस बनी है हमारी, इसका कैसे जाने कि इस रिएक्शन में जो गैस है वो CO2 ही है। तो इसको जानने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। तो इस CO2 गैस को, है ना, CO2 गैस का पता लगाने के लिए प्रयोग क्या कर सकते हैं हम। जब हम इस CO2 गैस को CaOH ऑफ ट्वाइस, ये क्या है, चूने का पानी, ठीक है, और CO2 इज इक्वल टू, अर्थात जब हम चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ना, जो चूने का पानी जो रहेगा वो इस CO2 गैस के कारण क्या हो जाएगा, दूधिया रंग में बदल जाएगा। जो पानी रहेगा पूरा वो दूधिया रंग में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम CO2 गैस का पता लगा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रियाएं। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रियाएं, अर्थात अम्ल और क्षारक जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। अभी तक हमने अलग अलग देखा था कि अम्ल की क्रियाएं सारी अलग देखी और क्षार की
अलग देखिए, अब हम देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार जब दोनों ही आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर अम्ल प्लस क्षारक दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनता है लवण प्लस वाटर अर्थात जल। अब हम इसे एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। तो अम्ल में हम ले लेंगे HCl प्लस क्षार में हम ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा क्या बन जाएगा, लवण NaCl प्लस वाटर। ठीक है, अब हमने इससे जाना कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और वाटर बनता है। अब हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को या इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं हम, कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके वो एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं और लवण और वाटर बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अब हमारा अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल के साथ तो अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है ना, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल। जब दोनों ही आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा लवण प्लस वाटर। धात्विक ऑक्साइड हम ले लेंगे, इसमें हमारा धात्विक ऑक्साइड है ना, कॉपर धातु हो गई ये, और इसमें जब जुड़ जाएगा ऑक्सीजन तो ये ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड हम ले लेंगे हमारा HCl तो बनेगा कॉपर क्लोराइड CuCl प्लस H2O। और ये जो कॉपर क्लोराइड बना है तो इसके बनने से विलयन का जो रंग रहेगा, विलयन का रंग वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। कॉपर क्लोराइड बनने पर विलयन का जो रंग रहता है वो नीला हो जाता है। अब हम देखते हैं क्षारक के साथ धात्विक क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया
तो लिखते हैं हम इससे पहले, फिर हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, जब ये इनमें रिएक्शन होगी तो बनेगा हमारा, वही बनेगा लवण प्लस जल। तो इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। CaOH ऑफ ट्वाइस, ये हमने ले लिया क्षारक, अधात्विक ऑक्साइड हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। दोनों ही अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, लवण और वाटर। अब हम देखते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। तो इसमें हम पहले अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अम्ल जो है वो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, है ना। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, H+ आयन H3O प्लस, मतलब कि हाइड्रोनियम, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो H+ प्लस H2O क्या बन जाएगा हमारा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। और अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एसिड, मतलब HCl, है ना। एसिड के हमने HCl ले लिया, प्लस जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है एसिड, तो ये क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस ये क्लोरीन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि जलीय विलयन में जब अम्ल के कांटेक्ट में, अम्ल जब जलीय विलयन के कांटेक्ट में आता है अर्थात जल के कांटेक्ट में आता है, तो वो H+ आयन और क्या देता है, जिसको किस फॉर्म में होता है वो, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस के फॉर्म में। अब हम देखेंगे क्षारक के बारे में। ठीक है, तो जब क्षारक जल की उपस्थिति में हमें क्या देता है, OH- आयन देते हैं या देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमारा क्षार हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये हमें कौन सा आयन देगा, Na++ OH- आयन। ओके, अब हम जब ये प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी हमें ये रखनी चाहिए, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, हमेशा एसिड और जो बेस है ना, उसको जल में हमें एक साथ नहीं, तेज़ी से नहीं मिलाना चाहिए, एकदम धीरे धीरे करके मिलाना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। ठीक है, अम्ल और क्षारकों की प्रबलता के बारे में हम देखेंगे कि ऐसा किसी क्षारक या
अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH माइनस आयनों पर निर्भर की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है ना। किसी जो विलयन की सांद्रता है, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH माइनस आयन पर आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है ना। किसी भी जो अम्ल और क्षारकों की जो प्रबलता है वो किस पर डिपेंड करती है, उनके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH माइनस आयनों पर डिपेंड करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक के द्वारा, है ना, एक ऐसा सूचक जो सर्वमान्य है, उसके द्वारा हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता का पता लगाते हैं, जिसे हम pH सूचक कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एसिड हमने पढ़ लिया है ना, अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया। अब हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो लवण किसे कहते हैं हम, और लवण का उपयोग किस किस फील्ड में किया जाता है या क्या बनाने में किया जाता है। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा टॉपिक है अब लवण, सॉल्ट। तो लवण कब बनते हैं, जब अम्ल प्लस क्षारक दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण प्लस वाटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा NaCl प्लस H2O, है ना। अब इस लवण का क्या यूज़ है, इस लवण से हम क्या करते हैं, तो लवणों से रसायनों का निर्माण, है ना। इस लवण से क्या किया जाता है, कई प्रकार के रसायनों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से रसायन हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हो गया विरंजक चूर्ण, तीसरा हो गया हमारा बेकिंग सोडा, चौथा है हमारा धोने का सोडा, और पांचवा है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो लवण से रसायनों का निर्माण किया जाता है। तो लवण से कौन कौन से रसायन बनाए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं POP। P मीन्स प्लास्टर, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग अलग इन पाँचों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और इनका क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो पहला हम लवण ले रहे हैं हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखते हैं इसे हम पहले कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि क्या है। तो
Cl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अर्थात H2O, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा उत्पन्न करें, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बनेगा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार बनता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला उपयोग है, अब इनमें जो प्रोडक्ट बने हैं ये तीनों, इन तीनों के हम देखते हैं क्या क्या उपयोग है। तो पहला ले लेते हैं हम हमारा NaOH, दूसरा Cl2 और तीसरा क्या बना है हमारा H2। तो जो इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारी क्लोरीन बनी है उसका उपयोग जल को स्वच्छ करने में, ठीक है, जल की स्वच्छता में किया जाता है। और जो हाइड्रोजन है उसका यूज़ ईंधन के रूप में किया जाता है। देखते हैं अब हमारा अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है और इसका यूज़ क्या है। तो पहले हम इसकी मेथड देखेंगे। क्या है हमारा दूसरा रसायन, विरंजक चूर्ण। बनाने की विधि क्या है इसकी, शुष्क बुझे चूने, मतलब जिसका फॉर्मूला है CaOH ऑफ ट्वाइस। शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो विरंजक का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, साथ में वाटर भी बनता है। तो इस प्रकार विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब इसका यूज़ देखेंगे हम। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग पहला है पीने के पानी में रोगाणु नष्ट करने के लिए, या अर्थात हम इसको लिख सकते हैं पानी को शुद्ध करने में। और दूसरा इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती के विरंजन के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड रसायन है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाया जाता है और बेकिंग सोडा का क्या यूज़ है। तीसरा हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया, इन सभी को जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। और खाना पकाते समय गर्म करने पर ये जो बना है हमारा NaHCO3, जो किसका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम, यहाँ पर 2 लगेगा और ठीक है, रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस है। तो जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के समय जो बेकिंग सोडा होता है वो टूट जाता है, किस फॉर्म में वापस से ब्रेक हो जाता है, ये Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2, इनमें ये वापस से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ना खाना पकाते वक्त।
अब इसका यूज़ किस में किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में, और दूसरा यूज़ है इसका अग्निशामक के इस्तेमाल में। चौथा है हमारा धोने का सोडा। धोने का सोडा, तो धोने का सोडा किस प्रकार बनाया जाता है, पहले हम इसकी मेथड देखेंगे। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस, जब हम इसको 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये आपस में जुड़कर बनाता है Na2CO3 प्लस ये 10 मॉलिक्यूल जो वाटर के होते हैं इसमें साथ में आपस में वो जॉइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और बनता है हमारा धोने का सोडा। अब इस धोने के सोडे का क्या यूज़ किया जाता है? पहला है कांच साबुन और कागज़ के जो उद्योग होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है घरों में सफाई के लिए, और जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और अब हमारा लास्ट है पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप भली भांति परिचित हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? POP। P मीन्स प्लास्टर, O मीन्स ऑफ, P मीन्स पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका निर्माण पेरिस में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किस किस फील्ड में किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, है ना, जिप्सम को 373, क्या पढ़ रहे हैं हम? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 373 केल्विन पर गर्म करने पर गर्म करने पर ये क्या करता है? यह वाटर के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। और इस सफ़ेद चूर्ण को जो ये बनता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इस सफ़ेद चूर्ण को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो ये वापस से जिप्सम बन जाता है। इसको हम रिएक्शन के द्वारा देखते हैं। CuSO4 प्लस 1.5 H2O प्लस 1.5 H2O, तो बन जाएगा CaCO4 प्लस 2 H2O। ये काय का फॉर्मूला है आपका? जिप्सम का। अब हम इसका यूज़ देखते हैं। तो इसका यूज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ जो है वो टूटी हुई हड्डियों का सही जगह पर वापस उसको स्थिर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। खिलौने और जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी सजावट करने में और बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। और जो दीवारों की सतह होती है उसको चिकना बनाने के लिए भी POP का यूज़ किया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 अब फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया हो और सब समझ में आया हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप प्लीज़ शिक्षा सेतु चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप
कुछ सुझाव या आपकी कुछ शिकायतें हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।